नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि धरती से अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। इस कथन से मधुमक्खियों की उपयोगिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए आय का बेहतर विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं वो छोटी सी जगह से और कम खर्च से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं बल्कि बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली जैसे दूसरे उत्पाद भी मिलते हैं। साथ ही फसलों में परागण भी बेहतर होता है जिससे उपज भी ज्यादा होती है। युवा किसानों के बीच मधुमक्खी पालन का चलन जैसे तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इसी को देखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल में नया कदम उठाया है जिसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत भी किया जा रहा है। रबी का सीजन मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए आज के वाद संवाद में इसी पर हम बात करेंगे। विषय रहेगा इस सीजन में मधुमक्खी पालन। बातचीत के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के अधिशासी निदेशक जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहेंगे, बीएल शाश्वत जी, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड गुवाहाटी के क्रॉप मेंबर पवनदीप सिंह जी, इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में ARI के संयुक्त सचिव सुधीर गर्ग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत करेंगे, सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन कम खर्च में और कम जगह पर किया जाने वाला व्यवसाय है। सरकार ने इस छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 से 2018 के दरमियान सरकार की ओर से 29 करोड़ 14 लाख रुपए मधुमक्खी पालन के लिए दिए गए। आर्थिक मदद मिली तो उत्पादन भी बढ़ा। 2010 से 2014 के बीच शहद का कुल उत्पादन 2,87,000 टन के आसपास था, जो 2014 से 2018 के बीच 3,68,000 टन से भी ऊपर जा पहुंचा। बड़े उत्पादन से निर्यात में भी हलचल हुई। 2014-15 में जहां शहद का निर्यात 29,606 टन था, वहीं 2019-20 में ये बढ़कर 59,536 टन हो गया। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन के तहत प्रशिक्षण के लिए 4 मॉड्यूल बनाए, जिनके माध्यम से देश में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। सरकार प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में 500 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की घोषणा की। इसका भी काफी लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को भी बॉक्स और टूल किट दे रहा है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की तरफ से किस किस तरह की मदद हमारे किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाश्वत जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि अगर मधुमक्खी इस दुनिया से खत्म हो जाएं तो मानव जाति 4 साल से ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाएगी, नहीं जीवित रह पाएगी। इसी से अंदाजा लगता है कि मधुमक्खी पालन कितना महत्वपूर्ण है या फिर मधुमक्खियों का हमारे साथ रहना कितना जरूरी है। किस तरीके से इसे समझा जाए? मधुमक्खी पालन का जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए कितना बड़ा रोल है, डेफिनेटली हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है उसमें मधुमक्खियां कई तरीके से उसको निभाती हैं। सबसे पहला आता है फूड सिक्योरिटी की। अगर हम बात करते हैं
और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी हनी बीज का है और बीज या पॉलिनेटर्स का है। बिकॉज अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे न सीड बनेगा न आपका फ्रूट बनेगा, और फर्दर प्लांटेशन भी नहीं होगा, और ये सब नहीं होगा तो देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो आइंस्टीन साहब ने यही बात कही थी कि 4 साल के भीतर अगर ये हनी बीज या बीज जो है डिसअपियर हो जाए पॉलिनेटर्स, तो 4 साल बाद कोई भी लाइफ इस दुनिया पे नहीं बचेगी। तो ये उनका उस समय का कथन था। अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझने में थोड़ा सा हमारे पब्लिक को, आम पब्लिक में कुछ धारणाएं इस तरह की हैं, जैसे किसानों के साथ हमारे बी कीपर्स भी जब खेत में जाते हैं तो कई जगह डेली इस तरह के झगड़े होते हैं। किसान के दिमाग में कभी कभी रहता है कि ये फसल का रस चूस जाएगी, जबकि उसकी फसल में वो पैदावार बढ़ाती है और प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए काफी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जितने भी मंत्रालय, जितने भी विभाग इसमें लगे हैं, जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का नेशनल बी बोर्ड और भी स्कीम है, एमएसएमई का KVIC जो उनके साथ हैं पार्ट है, ऐसे ही और भी आयुष मंत्रालय, बहुत सारे मतलब जो इन्वॉल्व हैं, फॉरेस्ट वाले भी लोग हैं। तो ये इस तरह का एक कंबाइंड एफर्ट सभी मिनिस्ट्री और भारत सरकार की तरफ से इसमें किए जा रहे हैं समय समय पे, और उसको काफी हद तक अब जागरूकता भी आई है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पहले हमारे यहाँ ये जो मैंने बताया इस तरह के किसान झगड़ा करते थे या इस तरह की स्थिति होती थी, अभी भी है कुछ जगह पे, लेकिन अभी आज स्थिति काफी रिवर्ट हुई है 8-10 साल के भीतर। रिवर्ट क्या हुई है कि अब कई बगीचे वाले, जैसे सेब के बगीचे वाले हिमाचल प्रदेश में पैसा देते हैं बी कॉलोनी के लिए हमारे बी कीपर को कि इतना पैसा ले लो, इतनी कॉलोनी मेरे बगीचे में रख दो पॉलिनेशन के लिए। तो ये एकदम सिचुएशन अवेयरनेस से और नॉलेज से और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर होने से ये फायदा अब होने लगा है। अभी किसान जैसे पोमग्रेनेट वाले बगीचे वाले लोग हैं, जैसे ड्रम स्टिक के जो लगाए लोगों ने, वो यहाँ हमें फोन करते हैं कि साहब हमें इतनी कॉलोनी चाहिए किराए पे हमारा फसल के पॉलिनेशन के लिए। लेकिन अभी इसके कुछ जगह इंटीरियर एरियाज में जहाँ अभी किसान इस तरह की भी स्थिति क्रिएट करते हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बी कीपिंग का योगदान, हनी बीज का एक योगदान है और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। तो हमारे लाइफ के लिए फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों में, जैसे आपने बताया, इससे बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आते हैं। हनी भी आता है, हनी भी एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की एक तरह का, लेकिन इसके अलावा ऐसे हैं जो हनी से कई गुनी उसकी प्राइस पे बिकते हैं। तो हमारे बी कीपर्स के लिए और फार्मर्स के लिए आमदनी का भी एक अच्छा साधन है। जी बिल्कुल सर जी, अभी आपने बताया कि किस तरीके से मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और अच्छी फसल के लिए एक तरीके से कहे सकारात्मक ये हमारे किसानों के लिए ये उपाय है जो कि वो अपना सकते हैं। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रालय की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मधुमक्खी पालन को और प्रोत्साहित किया जा सके और रोजगार इसमें पैदा किया जा सके गाँव के स्तर पर, ताकि जो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी कार्य मिले और युवा किसान भी पलायन ना करे अपने गांव से। तो पहले तो मैं सभी हमारे किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं और मेरे साथी डॉक्टर सारस्वत और मिस्टर कोहली को भी नमस्कार, और दूरदर्शन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, बहुत ही मुख्य प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिससे कि ये मैसेज हम अभी सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कि कैसे हम मधुमक्खी पालन से फायदा उठा के अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। तो जो एमएसएमई मंत्रालय है उसका एक बहुत बड़ा ध्येय ये रहा है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़े और हमारा पूरा ग्राम विकास कैसे तेजी से आगे बढ़े जी। और हमने ये पाया है कि जब भी हम कुछ एडिशनल चीजें हम अपने किसान भाइयों को और जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको हम ऐसी आय के एडिशनल हम कोई नए स्रोत अगर देते हैं तो उन सभी को काफी फायदा होता है। जी बिल्कुल। हमारा मंत्रालय KVIC के द्वारा काफी समय से इस क्षेत्र में काम करता रहा है और पिछले दिनों हमने करीब पिछले 3 सालों में 14,000 लोगों को हमने मदद की है, डायरेक्टली मदद की है। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी बहुत लोगों को हमने मदद की है और हमने पाया कि
एक व्यक्ति को जिसमें हमने 10 बॉक्सेस के द्वारा मदद की है, ट्रेनिंग के द्वारा मदद की है, तो उनकी सालाना आय करीब 40,000 रुपए तक मधुमक्खी पालन से बढ़ जाती है। तो एक काफी अच्छा एक आय का स्रोत उनको मिल जाता है। और इसी को देखते हुए हमने इस वर्ष भी करीब 2000 व्यक्तियों को, जिसमें कि हमारे कुछ इंडिविजुअल लोग भी होंगे, यानी कि और कुछ सामूहिक लोग भी होंगे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जी जी, उनको भी मदद करेंगे, जिसमें हमारी महिलाएं ज्यादा होती हैं। और जो लोग हमारे इन दोनों अपने ग्राम में वापस आए, अपने गांव में वापस आए हैं, जी जी, उनको भी मदद करने के लिए हमने करीब 1000 लोगों को, उनको भी मदद करेंगे। जी इसलिए बिल्कुल, के द्वारा मदद होगी और साथ ही साथ उनको बहुत कम लागत पे उनको हम बी बॉक्सेस देंगे। जी जी। और एक और जो व्यवहारिक या फिर क्या प्रैक्टिकल समस्या आती है वो ये कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यवसायी हैं जो कि जिनके पास भूमि नहीं है, खेत नहीं है, लेकिन वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? क्या इसको और आसान और सरल करने की कोशिश की गई है कि दूसरे की भूमि में वो या दूसरे के खेतों में जा करके अपने बी बॉक्स लगा सके? हालांकि ये प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं भी हमारे व्यवसायियों के सामने आती हैं जो इससे सिर्फ मधुमक्खी पालन से ही जुड़ना चाहते हैं, और जिनके पास भूमि है उनके मन में भी कई तरह की आशंकाएं रहती हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास में अपनी भूमि नहीं है, उनके लिए काफी बड़ा इशू रहता है। तो जी, कुछ जो हमारे ट्राइबल लोग हैं या जो ऐसे थोड़े से मुश्किल इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके और फॉरेस्ट में जाके भी वो अपने बी बॉक्सेस को लगा सकते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारी फॉरेस्ट की जो शहद है, जो ऐसे इलाकों से शहद आती है, उसकी मार्केट वैल्यू बाकी शहद से ज्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट में ही हमारे जो लोग हैं वहाँ पे करीब 300 रुपए 400 रुपए तक की रेट उनको शहद की मिलती है प्रति किलोग्राम की। तो ये हमारे जो इस तरह की भाई बहन है जिनके पास में की अपनी भूमि नहीं है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने बी बॉक्सेस को लगा सकते हैं, और वहाँ पे उस बी की और उस शहद की उनको ज्यादा ही कीमत मिलेगी और उनको अच्छा ही फायदा होगा। जी सुधीर जी, एक और सवाल आपसे कि जैसे कि आपने अभी पूर्वोत्तर का जिक्र किया और हम जानते हैं कि वहाँ की जलवायु, वातावरण और भौगोलिक स्थिति जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि वहाँ भी इसे और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, प्रोत्साहित की जाए और फोकस्ड वहाँ के लिए योजनाएँ चलाई जाएँ, और जो कि मुझे लगता है कि कुछ चल भी रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि वहाँ के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और किस किस तरह की योजनाएँ हैं। तो जो हम अलग अलग जगह पे बी बॉक्सेस के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए जो हम बढ़ावा कर रहे हैं, उसमें एक मुख्य बात तो है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हम हमारे हर एक क्षेत्रों में वहाँ पे ऑफिसेज हैं, और वो ऑफिसेज हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। जी, इसके अलावा वहाँ पे हमने जो आर्थिक मदद है वो भी ज्यादा है। वहाँ पे केवल जो बी बॉक्सेस हैं उनकी केवल 5% ही उनको वैल्यू देनी होती है, और 95% जो है वैल्यू सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा हमने वहाँ पे जो बी बॉक्सेस हैं स्पेशल डिजाइन करके भी दिए हैं, ताकि वहाँ की जो वैरायटी है हनी बी की, वो कुछ अलग किस्म की हैं, उनका भी उपयोग किया जा सके। और साथ ही साथ वहाँ के डिजाइन्स बी बॉक्सेस का अलग किए ताकि वहाँ पे ज्यादा उत्पादन हो सके। जी जी, तो ये हमने स्पेशल वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इलाकों में हमने कुछ किया है। जी सुधीर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोई हमारे नए किसान हैं जो देख रहे हैं और जो कि अभी तक इस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे और वो इसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? कितने से आप चाहेंगे कि वो शुरुआत करें मधुमक्खी पालन की, और इसकी शुरुआत से पहले उनको किस किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है? तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, वो अगर KVIC का या जो खादी बोर्ड का उनके आसपास में जो भी दफ्तर है, या अगर उनको टेलीफोन नंबर वहाँ पे मिलता है या किसी
साथी ने जिन्होंने इस काम को किया है, तो उससे वो वार्तालाप करके और जो खादी बोर्ड है उसका नंबर लेके उनसे तुरंत बात करें। इसके अलावा हमारा जो नेशनल बी बोर्ड है उनके भी अलग अलग दफ्तर हैं, उनसे बात करें, बात करके और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। और वहाँ पे जो भी हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रचार करते रहते हैं, एडवर्टाइज निकालते रहते हैं, और उसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन ट्रेनिंग प्रोग्रामों से तुरंत जुड़े। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ के और इसके बारे में पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान प्राप्त करके इस काम को निश्चित तौर से काम चालू करें। और जो मदद हमारे KVIC या नेशनल बी बोर्ड के द्वारा दी जा रही है उस मदद का उपयोग करें। और जो हमारे अलग अलग क्लस्टर हमने बना रखे हैं उन क्लस्टर से जुड़े। और इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो जो हमारे नियरेस्ट खादी बोर्ड है उनके साथ में उनसे बात करें। तो हम बात करें मधुमक्खी पालन की और इसके फायदों के बारे में, और एक बार फिर से हम सारस्वत जी के पास चलते हैं। सारस्वत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रबी सीजन को ही बेहतर क्यों माना जाता है? हालांकि हमने इसीलिए इस वक्त इस कार्यक्रम को रखा है ताकि हमारे किसान और जो मधुमक्खी पालक हैं उन्हें सही समय पर जानकारी पहुँचाई जा सके, लेकिन इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं? देखिए, रबी सीजन को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि हनी बी जो है, बी कीपिंग, वो हमेशा फ्लोरा के साथ लिंक है। यानी हनी बीज को अपने सर्वाइवल के लिए दो चीजें चाहिए, नेक्टर और पॉलन जी। और वो नेक्टर और पॉलन वही चीजें हैं जिनसे वो अपना भी उनका भोजन है, दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब इन्हीं दो चीजों से मेनली आते हैं। जी। प्रोपोलिस वैसे बी वैक्स वगैरह वो जो भी आते हैं वो और भी पार्ट हैं, सीक्रेशंस हैं प्लांट्स के, बट मेजर जो प्रोडक्शन है वो हमारा आता है हनी का, और बी पॉलन है या और हमारा रॉयल जेली है, इन सब के लिए उसको चाहिए नेक्टर और पॉलन। और नेक्टर और पॉलन ये दो ऐसी चीजें हैं जो फूलों पे मिलती हैं। उनमें भी कुछ फूल ऐसे होते हैं कुछ फसलों में या जो भी हैं जिनमें केवल नेक्टर मिलता है, पॉलन नहीं मिलेगा। कुछ में दोनों चीजें मिलती हैं, कुछ में पॉलन मिल जाएगा, नेक्टर नहीं है। तो ये इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत होती है। जब हनी कभी भी कहीं बी कीपिंग किया जाता है तो वहाँ ये फ्लोरा हमें देखना पड़ता है कि वो बी फ्रेंडली फ्लोरा है कि नहीं। उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो रबी सीजन में हमारा एक मेजर एरिया नॉर्दर्न इंडिया में वो मस्टर्ड कवर करता है, और मस्टर्ड का हनी आप मानिए टोटल प्रोडक्शन का जो है करीब 60% मस्टर्ड हनी ही आता है। जी। तो इतना बड़ा मेजर पार्ट वो केवल रबी सीजन में एक क्रॉप से आप देखिए है, और बाकी की रबी सीजन में बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो बी फ्रेंडली फ्लोरा जिनसे मिलता है और नेक्टर पॉलन मिलता है। तो रबी सीजन की इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे बी कीपिंग में, और इसके लिए क्योंकि रबी सीजन मेजर हमारा मेन सीजन है और मेन इसी से हमारा कंट्रीब्यूशन हनी बीज के लिए, बी कीपिंग के लिए आता है, तो उसकी तैयारी भी हमें पूरी तरीके से करनी है। हमारे साथ पवन कोहली जी भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कोहली जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो ये तो बात रही कि हमने बी बॉक्सेस लगा लिए हैं और सब तैयारी कर ली, लेकिन उसके बाद जो हम प्रोसेसिंग का पार्ट रहता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि किस तरीके से शहद निकाला जाए, उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाए कि गुणवत्ता जो है वो बनी रहे? हाँ जी मैम। जो आप हनी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जब हनी एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको प्रोसेस करके फिल्टर करते हैं, और हमें ये ध्यान देना होता है कि हम प्रोसेसिंग करने के सिस्टम प्रोसेस के दौरान हनी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डैमेज ना करें, क्योंकि हनी जो है ये आद काल से चला आ रहा है कि हनी की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए हमें प्रोसेसिंग उस तरीके से की जाती है ताकि हम उसको ज्यादा हीट ना दें, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे FSSAI के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ही प्रोसेसिंग की जाए, और बॉटलिंग करने के बाद उसको FSSAI लाइसेंस्ड अपना लेबल लगाकर उसको मार्केट में प्रमोट किया जाए। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम सबसे पहले हनी की जो एडल्ट्रेशन की टेस्टिंग्स है वो हम करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जब हम बैच बनाते हैं, बैच बनाने के बाद उसको हम प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भेजते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है
तब ये मार्केट में हनी मिलता है। सरस्वती जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे इस सीजन में हमारे मधुपालक तैयारी कर रहे हैं या फिर किसान कर रहे हैं, उन्हें कोई आप सलाह देना चाहेंगे सीजन को देखते हुए? देखिए, मैंने ये सलाह जैसे पहले आपको बताया कि वो अपनी मधुमक्खी की कॉलोनियों को साफ सुथरा करके स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत रखें, और उनको जो फीडिंग जो दी हुई है उस फीडिंग से तुरंत उसके बाद हनी उस सीजन में न निकालें, और कोशिश करें कि सीजन से कुछ 2-4 दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले फीडिंग बंद कर दें, और हनी बी कॉलोनी जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको सुपर लगाएं, और सुपर से ही हनी निकालें, न कि ब्रूड चैम्बर से। जी जी। और तीसरा बात यह है कि हनी को हमेशा जब हनी परिपक्व हो जाए, यानी मैच्योर्ड, फुली सील्ड हो जाए, यानी आपके 75-80% जब आपके जो है सुपर में जो अपने फ्रेम्स हैं वो जब सील हो जाए, तभी उनसे हनी निकालें। कच्चा हनी यानी सील नहीं हुआ है, बिना अनसील्ड हनी नहीं निकालें, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अतः सील्ड फ्रेम से ही हनी निकालें, उससे उनके हनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और दूसरा यह कि अपनी मधुमक्खी की कॉलोनियों को माइग्रेशन में वहां जहाँ फसल है वहां ले जाने के लिए पूरी तरह से एक सर्वे कर लें, और किसानों के साथ अपने अपने तरीके से वो अपना एक तालमेल बना लें, जिससे वहां जाके उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फ्लोरल चार्ट वगैरह हमारी वेबसाइट पे हैं, CBRTI जो KVIC का इंस्टीट्यूट है MSME के अंदर, वो है, वो भी उन्होंने भी डाल रखा है, हमारी भी मैगजीन में जाता है। आप फ्लोरल चार्ट से जानकारी लेके अपने बी कॉलोनीज के जो माइग्रेशन रूट्स हैं वो जरूर आप अच्छी तरह से डिसाइड कर लें, जिससे आप प्रॉपर जगह पे सही फ्लोरल कंडीशन में आप अपनी मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकें। और ओवर स्टैकिंग न करें, यानी एक एपेरी में 100 से ज्यादा, 100 मैक्सिमम है, 50 से 100 के भीतर ही एपेरी अपनी डेवलप करें, उससे ज्यादा न करें। एक से दूसरी एपेरी के भीतर भी आपको दोनों के बीच डिफरेंस कम से कम 3 किलोमीटर का बना के चलें। इस तरह की कुछ सावधानियां रखनी है। ताजे पानी की व्यवस्था हो, ऐसी जगह एपेरी लगाएं। एपेरी को रखने की व्यवस्था रोड साइड से एकदम क्लोज न लगाएं, रेलवे ट्रैक के साइड में न लगाएं। ये सब चीजें आप अपनी गुणवत्ता और प्रोडक्शन को बढ़ाने में इसका आप करेंगे यूज, तो आपका फायदा हमारे मधुमक्खी पालकों का होगा। जी। और सरस्वती जी की विशेष प्रजातियों के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि प्रजातियों के अनुसार भी जो भाव होते हैं वो शहद के मिलते हैं हमारे किसानों को। तो क्या कौन सी प्रजातियां हैं जो हमारे यहाँ के हिसाब से? जी बिल्कुल ऐसा है कि मधुमक्खी की 5 मेन, जो वैसे तो हजारों प्रजातियां हैं, पर 5 मुख्य हैं, जिसमें एपिस सेरेना हमारी इंडिजीनियस है, जो हमारे अपने है, और वो छोटी थोड़ी मधुमक्खी होती है, उसको डोमेस्टिकेट यानी पालतू बनाया जा सकता है। शहद का उत्पादन पहले उससे 4-5 किलो साल में पर कॉलोनी मिलता था, लेकिन अभी 15 से 20 किलो आराम से आप मैनेजमेंट के साथ, टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ, उससे अच्छा शहद उत्पादन ले सकते हैं। ये इस तरह की जो एपिस सेरेना बेस्ड जो बी कीपिंग है हमारी सदर्न पार्ट में इंडिया के, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्रा है, इन कई स्टेट्स में इस तरह की ये बी कीपिंग हो रही है इससे। इसी तरह से आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी सेरेना इंडिका इनका जो है उससे है, उत्तराखंड वगैरह है, हिमाचल पहाड़ी जो ये क्षेत्र है हमारे, वहाँ भी ये सेरेना है। लेकिन मेन कॉमर्शियल जो प्रोडक्शन पार्ट आ रहा है, जो कि एक एपिस मेलिफेरा जो इटालियन हमारी एग्जोटिक बी है, हनी बी है, जो 1965 के बाद हमारे देश में उसको एडॉप्ट किया गया, और आज वो पूरी तरह देश में एडॉप्टेशन में है। तो वो उसका शहद उत्पादन एक तो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से मधुमक्खी पालक भाई उसको ही प्रीफर करते हैं। वो 50 से 60 किलो तक पर बी कॉलोनी पर एनम अगर सही मैनेज करें तो बड़े आराम से उससे शहद का उत्पादन हो जाता है माइग्रेशन के साथ। और तीसरी प्रजाति हमारी आती है जो हम डॉर्सेटा है, पिस डॉर्सेटा है, जो वाइल्ड है, बड़ी वाली मधुमक्खी होती है, वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, उसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये ऊपर दोनों को पालतू बनाया जा सकता है जो मैंने बताया। जी जी जी। और वो डॉर्सेटा है, उसका बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर रहता है, और हनी की क्वालिटी अगर देखें तो वो डेफिनेटली सबका अपना अपना महत्व है। एपिस सेरेना के का एक अलग महत्व है हमारे लोग, क्योंकि वो हमारे टेस्ट में है तो वो एक अच्छा उसको मानते हैं लोग। लेकिन ऐसा देखें तो हनी सब एक जैसा, मोर और लेस सब एक जैसा है। हनी मीन्स हनी है। अगर
क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो वो शहद की गुणवत्ता उसकी ठीक होती है, तो वो शहद है। एपिस डोर्सेटा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे इनका काफी है और अच्छा प्रोडक्शन भी देती है, लेकिन इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह से चौथी है एपिस फ्लोरिया, जो छोटा छत्ता बनाती है और शहद का उत्पादन कम मिलता है, लेकिन उसको भी हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके हनी की भी अपनी गुणवत्ता है। जी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे हाई वैल्यू जो हनी देती है वो है स्टिंगलेस बी टेट्रागोनोला। वो उसके स्टिंग नहीं होता, डंक नहीं होता, बहुत छोटी मधुमक्खी उसको होती है मक्खी, और उससे वो क्या है इतना क्वालिटी का शहद देती है, इतनी अच्छी, क्योंकि वो टिनी फ्लावर्स पे, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह पे पॉलिनेशन काम करती है, तो उसके शहद की कीमत काफी अच्छी होती है और वो कई हमारा प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी फायदेमंद होता है। वो शहद कोई जरूरी नहीं है मीठा हो, वो खट्टा भी होता है, इसमें थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। वो स्टिंगलेस बी का जो हनी है, वो हनी की अलग उसकी वैल्यू 1500-2000 रुपए किलो भी वो बिकता है, और नॉर्थ ईस्टर्न और इस तरह के एरियाज में उसका काफी प्रोडक्शन भी, मतलब वो बीज हैं। तो ये 5 जो प्रजातियां हैं ये हैं, इनके सबके शहद का अपना अपना गुणवत्ता है, अपनी अपनी सबकी ब्यूटी है। तो ये 5 प्रजातियां हैं जिनके बारे में सरस्वती जी ने हमें भी जानकारी दी, और हमारे किसान अपनी व्यवस्था के अनुसार और अपने यहाँ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण को देखते हुए ही प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में ही सही फैसला लिया तो आगे नुकसान होने की आशंका नहीं रह जाती। इसी के साथ ही वाद संवाद में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारे आज के इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद। आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस सीजन में कैसे आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कैसे ये आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। हमारे साथ पवन कोहली जी भी बने हुए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कोहली जी, ब्रेक से पहले हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की, आपने प्रोसेसिंग के बारे में बताया, कैसे हम इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये भी जानकारी दी। लेकिन हम एक और समस्या किसानों के साथ देखते हैं, मधुमक्खी पालकों के साथ देखते हैं कि स्टोरेज किस तरीके से किया जाए, जो शहद प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो, उसके लिए किस तरह का आप कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बात रहती है इससे जुड़ी हुई। तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? सबसे पहली बात, सिंस हम फूड प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फूड प्रोडक्ट की स्टोरेज भी फूड ग्रेड कंटेनर्स में की जाए। जब हम हनी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू करें तो स्टेनलेस स्टील के एक्सट्रैक्टर्स के साथ ही उसको एक्सट्रैक्ट करें, ताकि कोई भी रस्टेड एक्सट्रैक्टर के साथ उसका टच ना हो पाए। उसके बाद जैसे ही आपका मधु एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको फूड ग्रेड बकेट्स में ही स्टोर करना प्रेफर करेंगे। ये जो मार्केट में अगर आप कोई टिन प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें फूड ग्रेड ना हो, उससे वो एडल्ट्रेशन होने का खतरा रहता है। सेकेंड मैम, एक जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि एक घर पे जब हम सामान लाते हैं तो हम उसे एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखना प्रेफर करते हैं, जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटेड होते हैं। सिमिलरली आप उसको कड़ी धूप में स्टोर्ड हनी नहीं रखना चाहिए, उससे उसके HMF बढ़ने की आशंका रहती है। तो आप ये रखिए कि 18 से 22 डिग्री तक का रूम टेम्परेचर, जो एम्बिएंट टेम्परेचर में ही हनी को स्टोर किया जाए।
तो अगर हम ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो हम हनी की क्वालिटी को ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे, जिससे एवज में मार्केट में अच्छा रेट हमारे को हनी का मिल पाएगा। जी बिल्कुल, कोहली साहब ने अभी हमें बताया कि किस तरीके से स्टोरेज करनी चाहिए, यानी शहद का किस तरीके से भंडारण किया जाए ताकि जो उसके प्राकृतिक गुण हैं वो प्रभावित ना हो। सारस्वत जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगी क्योंकि हम बता रहे हैं कि रबी के सीज़न है और ये बेहतर सीज़न होता है जो नए मधुमक्खी पालक हैं उनके लिए भी और किसानों के लिए भी। तो जब ये बी हाइव जिन्हें आप कह रहे हैं, जो डब्बे हैं, बॉक्सेस होते हैं, इनको खेतों में या फिर स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर लगाया जाता है, उस वक्त कौन सी सावधानी जाए? क्योंकि कई बार होता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर होने चाहिए, कितनी उचित ऊंचाई है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि अन्य कीट वगैरह बॉक्सेस में ना जा पाए। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप विस्तार से बता पाए। देखिए, एपेरी के लिए सबसे पहले साइट सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि उसको किस जगह रखना है, ये पहले सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइट सिलेक्शन में आपको देखना है ताजे पानी की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं, आपको देखना है रोड के बिल्कुल किनारे नहीं रखना है, आपको रेलवे ट्रैक के किनारे नहीं रखना है, आपको ईंट वगैरह के भट्टे जो होते हैं जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ नहीं रखना, केमिकल फैक्ट्री है उसके आसपास नहीं रखना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। आपने कहा तो उसके लिए स्टैंड होता है, बी हाइव को कभी भी जमीन पर नहीं रखिए जी बिल्कुल। उसके लिए बी हाइव का स्टैंड आता है, वो कई तरह के बने आते हैं, वुडन में भी है और आयरन में आते हैं मेनली, क्योंकि ड्यूरेबल होते हैं, फोल्डिंग भी होते हैं वो। तो उस स्टैंडर पे, जो स्टैंडर उसकी हाइट है, उस पे ही बी हाइव को आप रखेंगे। और साइट सिलेक्शन का जैसे मैंने बताया कि ये ध्यान रखें कि एक जगह जहाँ साइट सेलेक्ट किया है वहाँ फ्लोरल अवेलेबिलिटी को जरूर, जी जिसके बारे में पहले बताया आपने, जी कॉलोनी आपकी सर्वाइव करेंगी, आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा कि नहीं, वहाँ फसल है कि नहीं। जो जहाँ जा रहे हो वहाँ किसान जिनके खेत में या जहाँ भी रख रहे हो, आप उनसे अपना एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना लें, उनको ये भी बताएं कि आपका फायदा होगा। क्योंकि ये बात समझ लीजिए, अगर कोई भी हमारा मधुमक्खी पालक किसी अपने एक एरिया से अगर हनी का प्रोडक्शन से 1 लाख रुपए की आमदनी करता है तो 20 से 25 गुना ज्यादा आमदनी वहाँ की फसल में पैदावार बढ़ने से किसान भाइयों की उस क्षेत्र में हो जाती है। जी जी बिल्कुल। वो अगर 1 लाख रुपए का हनी कमाता है, बी हाइव प्रोडक्ट्स जो भी उससे वैल्यू कमाता है, तो उससे 15 से 20 गुना ज्यादा हमारे किसान भाइयों की फसलों की पैदावार में वृद्धि होकर उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जी जी। तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। और ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ अपने इंडियन कंडीशंस की, यूरोपियन कंडीशंस में तो उन्होंने 35 से 50 गुना इस वैल्यू को आंका है। जी जी। तो ये इस तरह की चीजें, तो किसान भाइयों के साथ तालमेल भी आपको बनाना है, आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एपेरी को ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है कि एक ही जगह बहुत सारी हमने बड़ी एपेरी लगा दी, 3 किलोमीटर का उसमें डिफरेंस रखें। आप हनी जो है चैम्बर, सुपर चैम्बर से ही निकालें। और हनी को जब निकालें तो जैसे एसएस मेड स्टेनलेस स्टील के वो स्टैंडर्ड्स हमने किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। FSSAI BIS इन्होंने भी उसका, BIS ने भी उसको स्टैंडर्डाइज किया है। ऐसे फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर पहले नहीं होते थे, उसके भी स्टैंडर्ड हमने बना दिए हैं। वो भी स्टैंडर्ड अवेलेबल है मार्केट में, उन पर छूट भी दी जाती है हमारा MIDH स्कीम के तहत। जी जी। और इतना ही नहीं, जो बी हाइव, जो हाई वैल्यू बी हाइव प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए हमारा नेशनल बी बोर्ड ने 4 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। एक ट्रेनिंग मॉड्यूल ट्रेनिंग ऑन बेसिक बी कीपिंग, जो लोग हैं ना, हमारा नए लोग हैं, उनके लिए शुरुआत के लिए ट्रेनिंग 7 दिन का ट्रेनिंग होता है 25 के बैच का। दूसरा ट्रेनिंग है साइंटिफिक, हाईली टेक्निकल जिसको कहें, साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए। तीसरा ट्रेनिंग होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हमारा हनी प्रोडक्शन आपने बी कीपिंग कर रहे हैं लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसको कैसे स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी है। जी बिल्कुल। चौथा मॉड्यूल है हमारा प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू बी हाइव प्रोडक्ट्स, यानी रॉयल जेली का प्रोडक्शन कैसे लें, बी वेनम का कैसे लें, पॉलिन का कैसे लें, प्रोपोलिस का कैसे लें, वैक्स का कैसे लें और कॉम हनी कैसे बनाए, इस सब से रिलेटेड भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारा है। तो इन 4 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में उस तरह से व्यवस्था ट्रेनिंग की है। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। जी
अलग अलग चरणों के अनुसार ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है, ये हमें भी सारस्वत जी ने बताया। कुछ और बातें हैं जो कि अभी हमें चर्चा में शामिल करनी है, हम अपने किसानों तक उसके बारे में भी जानकारी पहुंचाएंगे। मसलन अलग अलग फसलों के अनुसार भी जो शहद है वो भी बाज़ार में डिमांड में रहता है और उनके दाम भी उसी अनुसार मिलते हैं, उनकी गुणवत्ता भी अलग होती है। इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी वाद संवाद जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद और आज का हमारा विषय है इस सीजन में मधुमक्खी पालन। इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने आप तक पहुंचाई। ब्रेक से पहले मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सारस्वत जी हमारे साथ हैं। सारस्वत जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आप पहले हमने ये भी चर्चा किया कि जो प्रजाति हैं उनके अनुसार जो शहद होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके गुण अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से दाम भी होते हैं बाज़ार में। और हम ये भी जानते हैं कि फसलों के अनुसार, क्योंकि सरसों का सीज़न होता है तो ज़्यादातर हम सरसों के से बनी हुई शहद की हम बात करते हैं, जिसका आपने बताया कि लगभग 60% ऐसी शहद होती है। तो फसलों के अनुसार भी जो शहद है वो बाज़ार में उपलब्ध रहता है, उसकी गुणवत्ता भी अलग अलग होती है और उसके दाम भी। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि हमारे किसान इसको लेकर भी क्या कुछ चुनाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए जो रबी सीजन है वो मेन सीजन है, यानी आप मानिए अक्टूबर से लेके और फरवरी तक ये जो मेन सीजन है मेजर, जिसमें अर्ली मस्टर्ड है और बहुत सारी क्रॉप में मस्टर्ड है और लेट मस्टर्ड है, ये आती है। फिर उसके बाद लीची आ जाती है। तो ये एक कंटिन्यूएशन में इस तरह से फिर यूकेलिप्टस आ जाता है। फिर कुछ अपना पीरियड है जिसमें आपको लीन पीरियड आता है, उसमें आपको फीडिंग भी करनी होती है। और कुछ फिर उसके बाद जब समर आती है तो जम्मू कश्मीर और हिल्स पे इधर तरह जो डिफरेंट तरह का फ्लोरा है वहाँ भी लोग अपनी कॉलोनी ले जाते हैं। तो हर एक फ्लोरा का, एक हनी का एक प्रोडक्शन की अपनी वैल्यू है। जैसे मस्टर्ड हनी है वो बाहर में देशों में पूरा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में लोगों को भ्रांति होती है जो शहद जम जाता है वो चीनी शहद है। नहीं, जी जी, लेकिन चीनी है। तो ये एक तो भ्रांति है कंज्यूमर के अंदर, उसको जरूर समझना चाहिए। जो मस्टर्ड हनी है उसका तो प्रीमियम प्राइस मिलता है बाहर इन लोगों को, दूसरे शहद से थोड़ा कीमत उसकी हो सकता है ज्यादा ही मिलती हो। तो इस तरह से एक तो ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि शहद तो मस्टर्ड शहद है, उसका जम जाता है, सफेद रंग का होता है, वो आप हनी भी कॉलोनी से निकालोगे तो उसके 2-1 दिन के भीतर वो अपने आप सेटल हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फ्लोरल प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करता है। अब दूसरा जैसे लीची है, अब उसका एक मोनोफ्लोरल है, अलग ब्रांड है, उसकी अलग पसंद है, उसका अच्छा रेट मिलता है। तो आप ऐसे मैनेज करें अपनी हनी बी कॉलोनीज को फ्लोरल के हिसाब से, तो आपको मोनोफ्लोरल जो हनी मिलेगा तो आपको उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो गुणवत्ता मेंटेन करें उसका प्रोडक्शन के लिए, जो मैंने जब बताया बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी है। इसके बाद यूकेलिप्टस हनी है, उसकी अपनी वैल्यू है। देखिए आपका ऐसे ही अकेसिया हनी आता है, उसकी अलग वैल्यू है। बेड जो सीडर हनी है उसकी अलग। तो हर चीज की कई तरह की चीजें हमारे देश में, मैंने जैसे बताया, बहुत ही डाइवर्सिटी है, बहुत ही एग्रोक्लाइमेट के कंडीशंस और फ्लोरा को लेके डाइवर्सिफिकेशन है। तो हम तो बहुत ज्यादा अच्छा इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जी। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसी वजह से अभी आपको ने देखा भी होगा कि 500 जो करोड़
बी कीपिंग इनिशिएटिव्स के लिए आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में जो अनाउंस हुआ है, उसमें हमने एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम है जो हमारी वो बनाई है। वो अभी हमारा स्कीम बिल्कुल करीब पूरी तरह से मान लीजिए कि अप्रूवल उसका हो चुका है, अनुमोदन, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। तो उस स्कीम के तहत हमने जो एग्जामिन किया, हमने जो पाया अभी तक अनुभव से, नेशनल बी बोर्ड ने वैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग किया है 35,000 लोगों को अभी तक, और उनको कुछ लोगों को कॉलोनी भी, ज्यादातर हमारे पास हमने कॉलोनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं किया है, पर हमने न्यूक्लियस स्टॉक डेवलपमेंट के लिए दिया, बी वीडर डेवलपमेंट के लिए दिया है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मधुमक्खी पालन की रीढ़ है जिसको कहें, जिस पर बेस है उसका। तो इन चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी तरह से हमने 16 हमारा स्टेट्स में इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर IBDC ऑफ एक्सीलेंस बी कीपिंग के लिए वो डेवलप हैं। उनमें आप बात करें, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे अब ज्यादातर तो पब्लिक में अवेयरनेस है, सभी लोग जानते हैं कि हनी के अलावा बी पोलन, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम, कॉम्ब हनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हनी के और इनके भी वैल्यू एडेड अलग से फर्दर, जैसे हनी के भी 20 तरह के प्रोडक्ट, बी वैक्स के भी 20 तरह के प्रोडक्ट, प्रोपोलिस के कई तरह के। अब देखिए हमारा जो अभी जो प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से आई, उसके सॉल्यूशन में भी, हेल्प में भी, ट्रीटमेंट में भी, जो कई जापान के भी इंस्टीट्यूट ने, हमारी IIT ने भी कहा है कि प्रोपोलिस और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन वो इसमें काफी कारगर हो रहा है। जी। तो ये प्रोपोलिस कहाँ से आती है? हनी बीज से आती है। जी बिल्कुल, यानी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई गुण हैं शहद में, और यही वजह भी है कि हम इसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक है, शहद तो हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, पूजा और पूजा से जुड़े पूजा पाठ में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से कहें कि हमारे संस्कृति का ही हिस्सा रहा है शहद, और स्वास्थ्य के किस तरह के लाभ हैं ये तो बात छिपी नहीं है। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी काम किया है, पूर्वोत्तर में, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इसको प्रचार की ज़्यादा किया करने की ज़रूरत है, और बेहतर वहाँ पर हम परिणाम ले सकते हैं शहद के क्षेत्र में, बी कीपिंग के क्षेत्र में। तो वहाँ के बारे में आप किस तरह की चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियों को दूर करने की ज़रूरत है अगर हम वहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं? मैम, जैसा कि गर्ग साहब ने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं हुआ है। जी। हम गुवाहाटी बेस्ड हैं और हमने बी कीपिंग तकरीबन 5-7 साल पहले शुरू की हुई थी, जब यहाँ साइंटिफिक बी कीपिंग जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक बी कीपिंग यहाँ नहीं थी। वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान में शहद काफी आद से चला आ रहा है। लोगों के पास एक होते थे, वो अपने सेवन के लिए हनी यूज करते थे। तो शुरुआती चुनौतियां बहुत थी। यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपने बी कीपिंग कैसे अडॉप्ट करनी है, साइंटिफिक बी कीपिंग अडॉप्ट करने से आपकी फसलों को कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ये समझाना, और बी कीपर्स को डेवलप कराने कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से भी काफी हमारे को समस्या थी। बट स्लोली एंड स्टेडीली हमने यहाँ पर तकरीबन 50-60 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, जिससे हमने लोगों को ये समझाया कि अगर आप साइंटिफिक बी कीपिंग अडॉप्ट करते हो तो ये आपकी इनकम को बढ़ाने का जरिया है, ना कि सिर्फ शहद बेचकर, बल्कि 10 या 20 गुना अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर भी आप अपनी इनकम को बढ़ाते हो। जी। जैसे डॉक्टर पहले कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट मस्टर्ड का काफी बड़ा फसल होती है इस सीजन में, तो यहाँ पर स्पोर्ट मार्केट रिलेटेड मस्टर्ड का शहद है, वो काफी मात्रा में हमने 2-3-4 सालों में कलेक्ट करना शुरू किया है, जिसकी बाहर देशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये एक छोटा सा हमारी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है कि हम ये समझते हैं कि अगर शहद जमा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों का वहाँ थोड़ा मनोबल गिर जाता है कि ये कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है। बट आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को हम ये आज बताना चाहते हैं कि शहद जो ये अपनी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से जमा होता है। तो अगर आप मस्टर्ड का शहद भी अगर आप यूज करें तो ये काफी स्वादिष्ट भी होता है खाने में, हेल्थ के बेनिफिट्स भी होते हैं। सेकंड, हमारे को नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी कि यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से माइग्रेशन के दौरान काफी सारी समस्याएं थी। जब हम अपने बॉक्सेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जाते थे तो तरह तरह के चेक पोस्ट हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे बी बॉक्सेस को लेते जाते समय वहां पर उनको रुका जाता था। बट ओवर
2-3 सालों पे नेशनल बी बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर जा चुके हैं और उन्होंने ये निर्देश नीचे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को और अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स को दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बॉक्सेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जाता है तो उनको काइंडली अलाउ करें, उनको तंग ना किया जाए। और इससे मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहन मिला है और हमने ये ट्रेंड देखा है आज की डेट पे पिछली 4 सालों में 2000 से लेकर 3000 बी कीपर अभी रजिस्टर हुए हैं नेशनल बी बोर्ड में। जी, काफी पॉजिटिव साइन जो नॉर्थ ईस्ट में बी कीपिंग डेवलपमेंट के लिए है। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई योजनाओं में अनुदान है जो कि हमारे मधुमक्खी पालन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रोत्साहित करने को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और जो सरकार जो है कृषि के साथ ही जो इससे जुड़े व्यवसाय हैं उनको और ज़्यादा फोकस में ले रही है, तो किसी तरह के अनुदान इसको लेकर दिए जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आप हमें जानकारी दे पाएँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। तो हमारे मंत्रालय की एक स्कीम है जिसकी कि हम शॉर्ट में कहते हैं स्फूर्ति। जैसे शरीर में स्फूर्ति आई थी उस तरह की स्फूर्ति है। तो इस स्कीम के दौरान हमने ये तय किया है कि देश में एक हम हनी मिशन को लॉन्च करें। जी। तो 2019 में दिसंबर 2019 में हमने एक हनी मिशन लॉन्च किया जिसमें हमने तय किया कि हम कई सारे क्लस्टर्स, बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म में देश भर में हम क्लस्टर के द्वारा लोगों को मदद करेंगे। और आज की डेट तक हमने करीब 20 क्लस्टर हम ऑलरेडी इनके अप्रूव कर चुके हैं, जिसमें कि मधुमक्खी पालन के जो लोग हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिलके एक साथ एक जगह आ सकते हैं और हम उनको 5 करोड़ रुपए तक की मदद करते हैं। जी। 5 करोड़ रुपए तक की मदद करते हैं, जिसमें कि उनको वहां पे मधुमक्खी के बाद में, पालन के बाद में जो आप हनी का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए, और जो नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए, साथ ही साथ की हनी की गुणवत्ता, क्वालिटी उत्तम हो, इसके लिए उनकी लेबोरेटरी के लिए भी वहाँ प्रावधान होता है। जी। एक बहुत बड़ी मिथ्या लोगों ने फैला रखी है कि भाई हमारा हनी हर जगह सही क्वालिटी का नहीं मिलता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी पे स्पेशली एम्फेसिस किया है। तो ये क्लस्टर्स के द्वारा हम 5 करोड़ रुपए तक की मदद करते हैं। जी जी। इसमें मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि वो जो हमारी FPO जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जी बिल्कुल, उनके द्वारा और इसी तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो हमारी कई सारी ग्रामीण इलाकों में NGOs हैं, इनको द्वारा उनके साथ मिलके इस स्कीम का फायदा लेके और वो मिलके जुलके और एक यूनिट लगा सकते हैं। जी। सुधीर जी, जैसा कि आपने भी कहा कि मधुमक्खी पालन में जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो लोकप्रिय रहता है, वो है मधु यानी शहद, लेकिन इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था। उसको लेकर भी मुझे लगता है जागरूकता की ज़रूरत है, तो क्या इनके बारे में विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि उनके लिए अलग से स्किल्स की भी ज़रूरत है, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को चाहते हैं और उन्हें मार्केट करना चाहते हैं, तो क्या उनकी ट्रेनिंग के लिए या उनसे जुड़ी जागरूकता के लिए भी किसी तरह के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जी कि हमारे लोगों में कई बार ये विचार आता है कि भाई शहद तो चलो भाई 100, 150, 200 रुपए किलो बिकेगा, इसमें क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शहद और उससे जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उन सब के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो जगह जगह हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे KVIC के द्वारा करीब 16 अलग अलग ऑफिसेज हैं देश भर में जी, उनके द्वारा और भी बाकी लोगों से जुड़ाव के द्वारा, जैसे नेशनल बी बोर्ड के साथ में मिलके और भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम देश भर में अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, और जो शहद और उसके द्वारा जो नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसका भी लोगों को बताते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए हम फाइनेंशियल एड यानी कि जो आर्थिक मदद है वो भी हम लोग देते हैं। जी जी। और हमें इसके साथ ही साथ में
और नए नए किस्म के और कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें, उसके लिए भी हमारा जो पूना का इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ हम और काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको शहद और शहद के अलावा और नए किस्म के प्रोडक्ट वो लोग क्रिएट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा धन का उत्पादन कर पाए। जी, सरस्वत जी के पास चलते हैं। सरस्वत जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे वो किसान जो कि इस बार से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं या पहले से ही मान लीजिए वो कर रहे हैं मधुमक्खी पालन, तो उन्हें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे जुड़ने का वो प्रयास कर सकता है या जुड़कर उन्हें और लाभ मिल सकता है, अगर मोटे तौर पर जानना चाहें? देखिए, मैंने जैसे बताया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत जो 500 करोड़ रुपीस बी कीपिंग इनिशिएटिव्स के लिए जो अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, उसमें एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम जो है वो अभी उसको अप्रूव किया है। और उस स्कीम के तहत ये बेसिक चीजें एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि बी कीपिंग को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें मेजर थ्रस्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहेगा। उसमें जैसे न्यूक्लियस स्टॉक डेवलपमेंट की बात है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलोनी जो बी बीडर्स की बात है, उसमें इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने की बात है। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे देश में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्पेशली हनी के लिए लेबोरेटरीज नहीं थी, वैसे बहुत सारी लैब हैं लेकिन जो हनी के सभी स्टैंडर्ड्स को टेस्ट कर सकें उस तरह का फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो वो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करने का उसमें प्रावधान है। इसी तरह से अगर देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टोरेज है, आपको कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की सुविधा है, कस्टम हायरिंग सेंटर सेटअप करने की सुविधा है सुविधा देने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इतनी सारी चीजें उस मिशन में उपलब्ध हैं। तो एक बेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जब फील्ड में जो हनी बी के लिए बी कीपिंग के लिए आज की डेट में हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, जब हमने नेशनल बी बोर्ड की शुरुआत भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2006 में की, जब अपने साथ इसको रिस्ट्रक्चरिंग के बाद लाया। हनी प्रोसेसिंग के कितने प्लांट थे देश में? हार्डली 3-4 प्लांट, जो और फिर भी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के तो उनमें बहुत ही कम थे। जी बिल्कुल। तो उसके बाद आज की डेट में शायद 15 से 20 प्लांट जो वर्ल्ड क्लास एक कहते हैं ना स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हनी प्रोसेसिंग प्लांट्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो ये बहुत सारे सहयोग जो हमारे विभाग हैं, कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमएसएमई और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनके तहत हमारे मधुमक्खी पालकों को और हमारे जो प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इसमें बिल्कुल बिल्कुल। सरस्वत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ढांचागत सुविधाएं जो हैं इससे जुड़ी हुई उन्हें भी और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और नई सुविधाएं भी हमारे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोहली जी, अंत में आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप क्या हमारी सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को प्रोसेसिंग जुड़ी हुई? अंत में क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मैं तो यही सलाह दे सकता हूं कि हमारे किसान भाइयों को और बी कीपरों को कि ये इंडस्ट्री में आप एकदम दिल खोलकर आए। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय हनी और हनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें बहुत सारा स्कोप पोटेंशियल निकलने वाला। हमारे पास आज की पूरी कंट्री में इतने प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं कि आपको मार्केट लेने की कहीं तकलीफ नहीं है, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो। तो आप खुलकर अपने को हनी प्रोडक्शन में अपने आप को व्यवसाय अडॉप्ट करें और अपने परिवार की आय को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा विकल्प है और इसको जरूर एक्सप्लोर करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कोहली जी भी हमारे साथ थे, सुधीर जी भी थे कार्यक्रम में और सरस्वत जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई। और अंत में जैसा कि कोहली जी ने कहा कि ये आय बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। हमारे किसान जो खेती करते परंपरागत तरीके से खेती से कृषि से जुड़े हुए हैं, वो कुछ नया करें और इसी कड़ी में मधुमक्खी पालन को भी वो अपना सकते हैं। और जैसे कि कार्यक्रम के बीच में भी मैंने कहा था कि ये एक ऐसा व्यवसाय है या फिर एक ऐसा विकल्प है हमारे किसानों के पास जिसके बहुत सारे फायदे हैं। जहाँ एक तरफ शहद बेच सकते हैं, इसके अलावा इससे और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें भी बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो आपकी फसल है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमें सरस्वत जी ने बताया कि 20 से 25% तक आपकी फसल में भी हमें सकारात्मक असर देखने को मिलता है, उत्पादन बढ़ जाता है। तो अगर हम ये कहें कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो शायद गलत नहीं हो
होगा। इसी के साथ ही आज के वाद संवाद में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।